न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। नमस्कार, न्यूज सुपर वन में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनी ने कहा, कॉन्वोकेशन में मोदी को न बुलाए। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाए जाने का एल्यूमिनी मेंबर्स ने ही विरोध शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट ने वाइस चांसलर तलत अहमद को लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में मोदी की टिप्पणी के मद्देनजर उन्हें कॉन्वोकेशन में नहीं बुलाया जाना चाहिए। अगर उन्हें बुलाना ही है तो पहले मोदी को 2008 के अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अहमद के मुताबिक पीएम को न्योता भेजा गया है, अभी उनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है। वहीं यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता मुकेश रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री को भेजा न्योता वापस नहीं लिया जाएगा। पीएमओ से कंफर्म होते ही तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। पूर्व स्टूडेंट असद अशरफ और मेहताब आलम ने 50 अन्य एल्यूमिनी मेंबर्स को साइन किया। लेटर वाइस चांसलर को भेजा है। इस लेटर में उन्होंने कहा है कि 2008 में बाटला मुठभेड़ के बाद मोदी के संस्थान के संबंध में बयान को देखते हुए उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। लेटर में लिखा गया है कि अगर मोदी को बुलाना ही है तो पहले उन्हें कहे कि वे कॉन्वोकेशन प्रोग्राम से पहले बाटला हाउस के बारे में अपने गलत बयान पर पब्लिकली माफी मांगे, इसके बाद ही वे प्रोग्राम में आए। आइए आपको दिखाते हैं मोदी ने 2008 में क्या दिया था बयान। दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस देश में घटी है। यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको भी जानकारी नहीं होगी दोस्तों, आप जब जानोगे तो आपको भी पीड़ा होगी मित्रों। ये जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, कल दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी ने पब्लिकली घोषणा की है कि इस आतंकवादियों की रक्षा करने के लिए कोर्ट का मुकदमा जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी लड़ेगी, खर्च यूनिवर्सिटी करेगी। अरे डूब मरो, हिंदुस्तान की जनता के पैसों से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी चल रही है। और उस जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ये हिम्मत दिखाए कि वे वकील करेंगे, एडवोकेट हायर करेंगे, देश के टॉप मोस्ट वकीलों को रुपये दिए जाएंगे और इन आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए ऑफिशियल कह रहे हैं मित्रों। वोट बैंक की राजनीति कहां तक पहुंची है। 1 मिनट में अगर दिल्ली में दम वाली सरकार होती तो ऐसा बयान देने वाले उस वाइस चांसलर को 1 मिनट में निकाल देती मित्रों। होगा यही जो गोधरा के नाम पर चिल्ला रहे थे। ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, उसने जो बयान दिया है, चुप है मित्रों। कल की घटना है। ये अपने आप को बड़ा सेक्युलर कहने वाले लोग, उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। ये वोट बैंक की राजनीति है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश को तबाही करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, और मुझ पे पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए जा रहे थे। मित्र, इस देश का कोई नागरिक नहीं चाहता है आतंकवादियों की चप्पक चंपी हो। क्या कोई चाहता है क्या? सारा देश चाहता है आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। मित्रों, ये वो लोग हैं जो अपनी चमड़ी बचाने के लिए निर्दोषों को मरवा रहे हैं। मित्रों, गुजरात को ये रास्ता मंजूर नहीं है दोस्तों। हम मौत के सौदागरों के खिलाफ वही व्यवहार करेंगे। एक घुसखोर का कानून। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने आप सरकार के जन लोकपाल बिल पर बड़ा हमला बोलते हुए इसे धोखापाल करार दिया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि यह लोकपाल बिल जानबूझकर केंद्र सरकार से टकराव के लिए बनाया गया है।
आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने आप सरकार के जन लोकपाल बिल पर बड़ा हमला बोलते हुए इसे धोखापाल करार दिया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि यह लोकपाल बिल जानबूझकर केंद्र सरकार से टकराव के लिए बनाया गया है। स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार का नया जन लोकपाल विधेयक उससे अलग है, जिसका मसौदा अन्ना हजारे के नेतृत्व में एंटी करप्शन मूवमेंट के दौरान तैयार किया गया था, क्योंकि स्वतंत्र लोकपाल की नियुक्ति एवं उसे पद से हटाना राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रशांत भूषण ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस बिल को अपनी सहूलियत के लिए बनाया है, इसे लेकर लोगों से राय भी नहीं ली गई है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सत्ता के लिए यह सब कर रहे हैं। यह जन लोकपाल बिल सरकारी लोकपाल से भी बदतर है, क्योंकि यह अपने सिद्धांतों से हट गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सत्ता के लिए सब कर रहे हैं। अरविंद जवाबदेही नहीं चाहते। उन्होंने देश और दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया है, लिहाजा उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं प्रशांत भूषण के आरोपों का जवाब देते हुए आप नेता कुमार विश्वास ने कहा कि आप सरकार का लोकपाल बिल वही है जिसका ड्राफ्ट रामलीला मैदान में तैयार हुआ था। उन्होंने ट्वीट करके कहा, हम रामलीला मैदान में तैयार ड्राफ्ट के मुताबिक ही लोकपाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक भी कोमा और फुल स्टॉप नहीं बदला गया। अगर बेहतरी की कोई गुंजाइश है तो उस पर सदन में लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि बहस करेंगे। बिल देखा तो बिल्कुल हवाइयां उड़ गईं। मतलब बिल ऐसा बनाया है, और यही हमको डर था, ऐसा बिल बनाया है कि पहली बात तो लोकपाल बिल्कुल सरकार के कब्जे में रहेगा। अपॉइंटमेंट सरकार करेगी, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें 4 जनों में से 2 आदमी सरकार के हैं, चीफ मिनिस्टर और स्पीकर। बाकी है लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का। यानी कि 4 में से 3 आदमी तो पॉलिटिशियंस और 2 आदमी सरकार के, यानी कि सरकार के कंसेंट के बगैर कोई लोकपाल का चयन हो ही नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। राज्य में 4 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी हो गई थी। तकरीबन हर बूथ पर वोटर्स की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। राज्य में 4 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी। तकरीबन हर बूथ पर वोटर्स की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। वहीं गिरिडीह के देवरी के गादी दिग्गी में पुलिस ने बूथ पर उपद्रव कर रहे कुछ लोगों को खदेड़ा। 23 जिलों के 74 प्रखंडों में 18,383 पदों के लिए होने वाले चुनाव में 40,353 प्रत्याशी मैदान में उतरे। मतदान दोपहर 3 बजे तक चला। इसके लिए 15,419 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इस चरण में कुल 49,18,761 वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया। इसमें 25,69,570 पुरुष और 23,49,191 महिला मतदाता थी। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद 6 दिसंबर को पहले और दूसरे चरण की मतगणना होगी। इन पदों के लिए इतने प्रत्याशी मैदान में थे। जिला परिषद सदस्य की संख्या 159 और प्रत्याशी 1178। वहीं पंचायत समिति सदस्य की संख्या 1536 और प्रत्याशी 6810। इसी तरह ग्राम पंचायत मुखिया की संख्या 1269 और प्रत्याशी 8435। अगर बात ग्राम पंचायत सदस्य की जाए तो इनकी संख्या 15,419 और मैदान में 23,930 प्रत्याशी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। रांची बोकारो रेलखंड पर तुलीन और झालदा के बीच मेगा ब्लॉक की वजह से रविवार को रांची आने जाने वाली कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। रांची बोकारो रेलखंड पर तुलीन और झालदा के बीच मेगा ब्लॉक की वजह से रविवार को रांची आने जाने वाली कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं कुछ का रूट डाइवर्ट किया जाएगा। ये ट्रेनें रांची में नहीं आएंगी। बैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस बोकारो से बैद्यनाथ धाम जाएगी। पटना रांची जनशताब्दी बोकारो तक ही जाएगी। वहीं आसनसोल रांची पैसेंजर ट्रेन कोटशिला स्टेशन तक आएगी। 4 ट्रेनें रद्द रहेंगी। खड़गपुर पैसेंजर, हटिया वर्धमान पैसेंजर, धनबाद रांची पैसेंजर और गरबेदा पैसेंजर ट्रेन को रद्द किया गया है। इन ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान दोनों रद्द रहेंगे। नई दिल्ली पूरी राजधानी एक्सप्रेस को डाइवर्ट कर दिया गया है। यह ट्रेन बोकारो, पुरलिया और चांडिल होकर पूरी जाएंगी। एलपी धनबाद एक्सप्रेस बोकारो, पुरलिया, चांडिल, मुरी, हटिया होते राउरकेला जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड। बच्चों को सुपोषित कर बिहार को सबल बनाने की राज्य सरकार की मंशा पर फिर सकता है पानी। करोड़ों खर्च के बावजूद अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल
खस्ता। बच्चों को सुपोषित कर बिहार को सबल बनाने की राज्य सरकार की मंशा पर फिर सकता है पानी। करोड़ों खर्च के बावजूद अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल है खस्ता। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के दम पर राज्य की सरकार ने बच्चों को सुपोषित कर स्वास्थ्य तथा सबल बिहार के निर्माण का सपना सजो कर रखा है, उन केंद्रों की दशा खुद ही बदहाल है। कम से कम औरंगाबाद जिले में तो आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल कुछ ऐसा ही है। कुल 2004 आंगनबाड़ी केंद्रों में से अधिकांश भवनहीन हैं। उनका संचालन या तो किराए की झोपड़ियों, गौशालाओं में हो रहा है या फिर किसी पेड़ के नीचे। ऐसे में बाल विकास की इस योजना के तहत ऐसे केंद्रों में नामांकित बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं को कैसे और किस हद तक उन्हें मुहैया कराया जाता होगा। इस बारे में डीएम से बात की गई तो तब उन्होंने चिंता जाहिर की और बताया कि इसमें सुधार लाने की प्रशासनिक कवायद शुरू कर दी गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही इसका सकारात्मक परिणाम न सिर्फ सामने आने लगेगा बल्कि लोगों को नजर भी आएगा। बहरहाल सरकार यदि सचमुच चाहती है कि कुपोषण की वजह से बच्चों की मौत नहीं हो या फिर इस कारण बच्चे अपंगता का दंश नहीं झेले तो सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा सुधारनी होगी। अन्यथा खुद कुपोषित इन केंद्रों से बच्चों को सुपोषित करने की उम्मीद करना ही बेईमानी है। कि एक आदमी तारीफ करता जा रहा था दूसरे की, बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था और अति की तारीफ करता गया। सर यहाँ झोपड़ी में चलता है आंगनबाड़ी केंद्र, यहाँ बहुत परेशानी होती है इसके चलते लेकिन यहाँ पर रह भी नहीं पाते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र न बनने से यहाँ बहुत कष्ट है और लेकिन का बहुत दिक्कत होता है। पानी उनी पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र बन जाए, लेकिन का बैठने का सुरक्षित जगह हो जाए। हमारे गांव में जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर अभी तक आंगनबाड़ी का जो रूम है तो अभी ठेकेदार जो ठेका लिया था उसको बनाने के लिए वो आधा अधूरा काम छोड़कर चला गया है। किस गांव की घटना है? ये हमारे करमडी गांव की घटना है जो डुमरी पंचायत में घटना है। इसकी बनते नहीं था, भवन का पैसा निकल गए है? सुनली तो कि निकल गए तो अभी बनते नहीं था। तो तकलीफ नहीं होता है आप लोग को? तकलीफ नहीं है जिन तो आधी है, अब अनकर झोपड़ी में चला रही थी, तकलीफ नहीं है। वहाँ से अभी पैसा मिलते नहीं झोपड़ियों के लिए। अनकर झोपड़ी में दूसर के झोपड़ी है? हाँ, किराया पर है? किराया पर है। कितना किराया लगा है? किराया तो मिलबे न कल कहीं तो कैसे जाने किराया कितना देता। झोपड़ियों का किराया ना मिला? ना मिल रहा है। कितना बच्चा है? बच्चा तो 40 गो है। नहीं कम 2003 तो कम अभी आवे के टाइम में हुई थी। खाना वाना बने अब खाना बंद है, 5 महीना से खाना बंद है। 5 महीना से खाना बंद है? खाना बंद है। काहे? अब काहे न बंद है, सब सरकार से न हम का। बिहार से सत्यजीत कुमार। हाईवा और बोलेरो की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना NH 139 पर औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के रामाबांध बस स्टैंड के पास हुई। रोड पर चलेगा सुदर्शन चल काली घुमा। ठीक है हम सब। भिवानी सदर थाना पुलिस ने 23 नवंबर को नंदगांव में 26 वर्षीय प्रदीप की हत्या के आरोप में गांव के निवर्तमान सरपंच व उसके भाई सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर इस मामले का खुलासा किया है। भिवानी सदर थाना पुलिस ने 23 नवंबर को नंदगांव में 26 वर्षीय प्रदीप की हत्या के आरोप में गांव के निवर्तमान सरपंच व उसके भाई सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर इस मामले का खुलासा किया है। हालांकि हत्या के आरोपी सरपंच की पत्नी व बेटा अभी भी फरार है। आपको बता दें कि 23 नवंबर को नंदगांव में 26 वर्षीय प्रदीप नामक युवक की हत्या की गई थी। पीड़ित
पीड़ित परिवार का आरोपी की गांव के निर्वतमान सरपंच व उसके परिवार ने शराब के नशे में गाली देने से रोकने पर प्रदीप को लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में सरपंच प्रताप, उसकी पत्नी, बेटा सत्येंद्र, भाई जयपाल व पड़ोसी सचिन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मंगलवार देर रात सदर थाना पुलिस ने नंदगांव के सरपंच प्रताप, उसके भाई जयपाल व सचिन को गिरफ्तार कर बुधवार को अदालत में पेश किया। अभी सरपंच प्रताप की पत्नी व बेटा सत्येंद्र पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं सदर थाना प्रभारी एवं इंस्पेक्टर उद्यमी राम ने बताया कि पहले मामला शराब पीकर गाली देने का था, लेकिन जांच में मामला गाली में शौचालय को लेकर आपसी विवाद का मिला। उन्होंने कहा कि सरपंच सहित तो उसके भाई सचिन को गिरफ्तार कर लिया है और सरपंच की पत्नी और बेटा जो फरार है उनको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ये मामला नंदगांव का सर 23/11/15 को हुआ था रात के समय में। तो उसके अंदर 5 आदमी शामिल हैं झगड़े में। 2 तो एक सरपंच प्रताप सिंह है और उसका भाई जयपाल है और एक उसका लड़का सत्येंद्र है और एक उसकी औरत है और तीसरा है सचिन पुत्र सोमवीर, वो अलग से है, दूसरी साइड से है। इनका सरपंच ने रामफल लैट्रिन बनाया था गाड़ में, वो सरपंच ने उसको मना कर दिया, उसने जबरदस्ती बना ली। इस बिना पर इनकी रोज मतलब कहासुनी हुआ करती, गाला गलौज हुआ करती, तो इस बिना पर ये झगड़ा हुआ। इसमें प्रदीप की मौत हुई थी। ये तो इसका रामफल का लड़का प्रदीप पुत्र रामफल की मौत हुई थी, एक चोट लगी थी इसकी। उस दिन हमें तो बताऊं कि लोग घूट मार रखी शराब लेके, बाकी हमें मौके पर ऐसी बात मिली नहीं। बाकी बाद में जो अब तो ये है कि इनका इस बिना पर वो लैट्रिन बनाने के ऊपर झगड़ा हुआ चल रहा था, मतलब कई दिन पहले मना करने के ऊपर चल रहा था। 5 में से जो 3 गिरफ्तार किए गए वो कौन कौन है, क्या नाम है उनके? उनमें तो एक तो सरपंच है अपने ये प्रताप, और एक प्रताप का भाई जयपाल है और एक सचिन है सोमवीर का। ये तीनों गिरफ्तार कर लिए, 2 भाग रहे हैं जिनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भिवानी से राजेश बिष्ट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज सुपर 1, सत्याचा बुलंद आवाज।